गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का अपना टॉपिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत। इस टॉपिक को अपन ने पहले वाले लेक्चर में शुरू किया और ये स्पष्ट किया कि किसके सिद्धांत के बारे में पढ़ना है अपने को। प्रतिनिधियों के, जो शासन चलाते हैं, जो सरकार चलाते हैं, जिनका चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है। तो इसमें अपन ने पढ़ने का प्रयास किया कि लोकतंत्र मानवीय समानता को स्वयं सिद्ध मान लेता है और राजनीतिक समानता तभी आ सकती है जबकि नागरिकों को मताधिकार दिया जाए, कि सभी नागरिकों को मताधिकार का अधिकार दिया जाए। सरकार के कानून और नीतियों से संबंधित होते हैं और जिस बात का प्रभाव सब पर पड़ता है उसका निर्णय सबके द्वारा ही होना चाहिए। कि सरकार जो नीतियां बनाती है, जो कानून बनाती है और जिसका प्रभाव सब पर पड़ता है उसका निर्णय सबके द्वारा ही होना चाहिए। तो निर्णय होने के लिए जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही इस कानून निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, नीतियां बनाते हैं और निर्णय लेते हैं। यदि हम प्राचीन काल में राजतंत्र के युग को देखें तो वहां पर विशुद्ध प्रतिनिधित्व की कल्पना नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि अकेला राजा ही सरकार की तीनों शक्तियों का, तीनों अंगों का, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का प्रयोग करता था, कानून बनाता था, कानून को लागू करता था और आवश्यकता पड़ने पर कानून पर न्याय भी प्रदान करता था। यद्यपि प्राचीन प्रजातांत्रिक राज्यों में इस प्रतिनिधित्व प्रणाली की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन जब मिडिल पीरियड आया, मध्यकाल का आया, तो इसका स्वरूप स्पष्ट नहीं हो पाया। और आज विश्व के अधिकांश देशों में चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। फिर अपन ने पढ़ा प्रतिनिधित्व के दो सिद्धांत, एक उदारवादी प्रजातांत्रिक सिद्धांत और दूसरा प्रतिनिधित्व का समूहवादी सिद्धांत। निर्वाचन की दो प्रकार की पद्धतियों का उल्लेख किया, जिसे प्रत्यक्ष निर्वाचन अर्थात जिसमें स्वयं मतदाता अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, मतदान केंद्र में जाकर मतदाता अपने वोट का प्रयोग करता है, मत का प्रयोग करता है और जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक वोट मिलते हैं उसको विजय घोषित कर लिया जाता है। और उदाहरण दिया था हमने भारत की लोकसभा, अमेरिका की प्रतिनिधि सदन और ब्रिटेन की कॉमन सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष पद्धति के माध्यम से किया जाता है। फिर इसके अपन ने गुण पढ़े और इसके अपन ने दोष पढ़े। और जहाँ तक अप्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति का प्रश्न है, इसमें स्वयं मतदाता प्रतिनिधियों का निर्वाचन नहीं करते हैं। प्रत्यक्ष मतलब स्वयं कर रहा है, इसमें दोहरा मतदान होता है। इसमें पहले मतदाता एक मध्यस्थ संस्था का निर्वाचन करते हैं जिसे निर्वाचक मंडल कहा जाता है। यदि हम अप्रत्यक्ष निर्वाचन का उदाहरण देखें तो भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। निर्वाचक मंडल एक मध्यस्थ संस्था है। निर्वाचक मंडल के सदस्यों का निर्वाचन भारतीय जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, जो लोकसभा के और राज्यसभा के सदस्य होते हैं। सार्वजनिक मताधिकार के दोषों का अंत करती है ये अप्रत्यक्ष प्रणाली। इस प्रणाली में प्रतिनिधि योग्य और वांछनीय ही चुने जाते हैं। राजनीतिक दलबंदी का जो प्रभाव है वो कम देखने को मिलता है और बड़े देशों के लिए जो जनसंख्या क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े हैं उनमें ये पद्धति उपयुक्त है। लेकिन जहाँ तक इसके दोषों का प्रश्न है, ये प्रणाली, अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रणाली दोषों से मुक्त नहीं है, जिनमें यह प्रणाली कम जनतंत्रीय है क्योंकि इसे मतदाता को सीधे अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार नहीं होता है। अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार नहीं होता। डायरेक्ट मतदाता और प्रतिनिधियों में सीधा संबंध स्थापित नहीं हो पाता।
जैसे भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? जनता के द्वारा प्रतिनिधि जो चुने जाते हैं। तो जो वोटर्स है और जो प्रतिनिधि है राष्ट्रपति के पद के लिए, उपराष्ट्रपति पद के लिए, इनका आपस में कोई संबंध नहीं दिखाई देता, स्थापित नहीं हो पाता। मतदाताओं में राजनीतिक शिक्षा और रुचि का अभाव पाया जाता है। आज के युग में प्रत्यक्ष प्रणाली ही अधिक उपयोगी है और उचित मानी जाती है। इसमें लोगों में राजनीतिक प्रशिक्षण और राजनीतिक कार्यों के प्रति रुचि दिखाई देती है और सरकार की निरंकुशता पर प्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति से रोक लगाई जा सकती है। तो दो तो हुए प्रतिनिधित्व के सिद्धांत, जिसमें नंबर 1 अपन ने पढ़ा उदारवादी प्रजातांत्रिक सिद्धांत, दूसरा पढ़ा प्रतिनिधित्व का समूहवादी सिद्धांत। फिर अपन निर्वाचन की 2 पद्धतियां पढ़ी, प्रत्यक्ष निर्वाचन और अप्रत्यक्ष निर्वाचन। प्रत्यक्ष निर्वाचन का अपन ने उदाहरण दिया लोकसभा, कॉमन सभा, प्रतिनिधि के सदन के सदस्यों का निर्वाचन, और अप्रत्यक्ष निर्वाचन का अपन ने उदाहरण दिया भारत का राष्ट्रपति और भारत का उपराष्ट्रपति। दोनों पद्धतियों के गुण देखे और दोष देखे। अब तीसरा जो इस प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का जो मुख्य आधार है, जो मुख्य चीज है, वो है निर्वाचन क्षेत्र। निर्वाचन क्षेत्र के कई प्रकार हैं, जिसमें नंबर 1 एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र प्रणाली। कौन सी प्रणाली? एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र, जो सर्वाधिक लोकप्रिय है। इसमें सारे देश को उतने ही निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया जाता है जितने प्रतिनिधि चुने जाने हैं। एक मतदाता एक ही उम्मीदवार को मत देता है। जैसे उदाहरण दें, जैसे राजस्थान राज्य की विधानसभा के 200 सदस्य चुने जाने हैं, तो राजस्थान को 200 चुनाव क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। हर निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुनकर आएगा और वो जिसको सबसे अधिक वोट मिलेंगे। तो ये है एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र, जो सबसे अधिक लोकप्रिय है। दूसरा बहुसदस्य निर्वाचन क्षेत्र। इसमें सारे देश को कई बड़े बड़े निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम एक से अधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होते हैं। इसमें मतदाता को उतने ही वोट देने का अधिकार होता है जितने प्रतिनिधि उस क्षेत्र से चुने जाते हैं। तो निर्वाचन क्षेत्र में नंबर 1 एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र। देश को उतने ही निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है जितने प्रतिनिधि चुने जाने हैं। बहुसदस्य निर्वाचन क्षेत्र। इसमें सारे देश को कई बड़े बड़े निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक से अधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होते हैं। पहले वाले में एक प्रतिनिधि चुनकर आ रहा है, यहाँ पर एक से अधिक प्रतिनिधि चुनकर आते हैं और वोटर्स को, मतदाता को उतने ही मत देने का अधिकार था जितने प्रतिनिधि उस क्षेत्र से चुने जाने हैं। तो ये हुए निर्वाचन क्षेत्रों की बात। अब अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की प्रणालियाँ, जो माइनॉरिटीज लोग हैं उनके प्रतिनिधियों की कौन कौन सी प्रणाली है। नंबर 1 आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। अनुपात के अनुसार, क्या नाम है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। अल्पसंख्यकों को, जो संख्या में, जनसंख्या में कम है, अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे श्रेष्ठ प्रणाली ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है। इस प्रणाली का जो उद्देश्य है कि सभी मत के वर्गों को उनके मतदाताओं की संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इस प्रणाली का उद्देश्य क्या है कि जितने भी वर्ग हैं समाज में, उनके जितने भी मतदाता हैं, उनकी संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का जो प्रवर्तक देश है वो इंग्लैंड का प्रसिद्ध विद्वान थॉमस हेयर था। इसलिए इसे हेयर प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रणाली के अनुसार बहुसदस्य निर्वाचन क्षेत्र में प्रतिनिधियों का निर्वाचन साधारण टिकट के द्वारा किया जाता है। मतदाता को उतनी ही संख्या में मत देने का अधिकार होता है जितने उम्मीदवार चुने जाने हैं।
विजयी उम्मीदवार के लिए एक निश्चित संख्या में मत प्राप्त करना अनिवार्य होता है, जिसे चुनाव कोटा कहा जाता है। यानी एक निर्वाचन क्षेत्र से कई उम्मीदवार खड़े हो सकते हैं और मतदाता को उतने ही वोट देने का अधिकार होता है जितने उम्मीदवार खड़े हुए हैं। उम्मीदवार को जीतने के लिए एक निश्चित कोटा निर्धारित कर लिया जाता है, उसका फॉर्मूला है, और उसी के आधार पर जिस उम्मीदवार को इतने वोट मिलेंगे उसे विजय घोषित कर लिया जाएगा। ये है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, जिसका उद्देश्य सभी मत के वर्गों को उनके मतदाताओं की संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। समाज के जितने वर्ग हैं उन वर्गों को देखकर, मतदाताओं की संख्या देखकर, और फिर उस अनुपात में प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है, जिसे आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली कहा जाता है। इस आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली की जो पहली पद्धति है वो है एकल संकरणीय मत प्रणाली, सिंगल ट्रांसेबल वोट सिस्टम। संक्रमण ट्रांसफर किया जाता है किसका? वोटों का। तभी इसको क्या कहा है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, सिंगल ट्रांसेबल वोट सिस्टम। इस प्रणाली के लिए जो चीजें आवश्यक है वो नंबर 1, बहुसदस्य निर्वाचन क्षेत्र। जो निर्वाचन क्षेत्र है एक सदस्य नहीं होना चाहिए, बहुसदस्य है। उस निर्वाचन क्षेत्र से चाहे जितने भी सदस्य चुने जाएं, प्रत्येक मतदाता को एक ही मत पत्र पर अपना मत देना होता है। तीसरी चीज, मतदाता जिस भी प्रतिनिधि को सबसे अधिक पसंद करता है उसके आगे पहली पसंद लिख दी जाती है। जो दूसरे नंबर का पसंद का व्यक्ति, उस पर नंबर 2 लिखा जाता है। ऐसे अपने वोट का प्रयोग करता जाता है। मान लीजिए हम इसको उदाहरण से समझें। यदि निर्वाचन क्षेत्र में 5 प्रतिनिधियों का निर्वाचन किया जाना है, क्योंकि निर्वाचन क्षेत्र कैसा है? बहुसदस्य। यहाँ पर 5 सदस्यों का निर्वाचन किया जाना है और 15 उम्मीदवार मैदान में है, तो जो मतपत्र है उस पर 15 उम्मीदवारों के नाम छपे जाते हैं। कितने उम्मीदवार चुने जाने? 5। उम्मीदवार कितने हैं? 15। अब मतदाता उन 15 के नाम के आगे 1 2 3 4 5 पहली पसंद, दूसरी पसंद, तीसरी पसंद, चौथी पसंद और 5वीं पसंद, इस तरह से अपनी पसंद को अंकित करेगा। इसका क्या अर्थ हुआ? यदि पहली पसंद का उम्मीदवार निश्चित संख्या से अधिक मत प्राप्त कर लेता है तो उसके जो एक्स्ट्रा वोट है, एक्स्ट्रा मत है, उसको अगले जो 4 और चुने जाने उनमें ट्रांसफर कर दिया जाएगा, वितरित कर दिया जाएगा। इस प्रकार जिस उम्मीदवार को सबसे कम वोट मिले हैं और उसके जीतने की कोई संभावना नहीं है, तो उसको जब दोबारा काउंटिंग की जाती है तो उसको वोट उसकी काउंटिंग से हटा दिया जाता है। उसके मत अगले उम्मीदवारों में बांट दिए जाते हैं। ये मतों के हस्तांतरण का सिलसिला तब तक चलता है जब तक कि सभी स्थानों की पूर्ति ना हो जाए। और हमने पहले कहा था कि कोटा निश्चित किया जाता है, और कोटा निश्चित करने का जो फॉर्मूला है इसको याद करना पड़ेगा। कुल मतों की संख्या, जो टोटल वोट मिले हैं, और डिवाइडेड बाय चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या +1। +1 क्यों? जिससे कि निश्चित स्पष्ट बहुमत के आधार पर ही व्यक्ति चुना जाए। तो फॉर्मूला क्या हुआ? कुल मतों की संख्या +1 डिवाइडेड बाय चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या +1। यह सूत्र जो है सरल है। जैसे मान लीजिए निर्वाचन क्षेत्र से कितने प्रतिनिधि चुने जाने? 5। तो कुल मतों की संख्या कितनी मान लीजिए? 18,000। तो 18,000 +1 डिवाइडेड बाय
5 + 1 तो कितना हुआ 3001। यदि हम इसको भाग दें तो 3001। कितने प्रतिनिधि चुने जाने 5। कितने वोट मिले 18,000। +1 क्यों लगाया? क्योंकि स्पष्ट बहुमत के आधार पर ही किसी को जो उम्मीदवार है उसको विजयी घोषित किया जाएगा। तो भाग देने पर हमारे पास संख्या है 3001। अब 3001 जिसको वोट मिलेंगे उसको विजय घोषित कर लिया जाएगा। ये मतों के हस्तांतरण की प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि 5 उम्मीदवार विजयी नहीं हों, क्योंकि बहुसदस्य निर्वाचन क्षेत्र है और इस बहुसदस्य निर्वाचन क्षेत्र से हमें कितने प्रतिनिधि चुनना है 5 को। तो इस प्रकार इस पद्धति को हमने क्या कहा, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। इसे बहुसदस्य निर्वाचन क्षेत्र मतदाता एक से अधिक मतों का प्रयोग करता है, कोटा निश्चित किया जाता है। हस्तांतरण की प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि सभी स्थानों की पूर्ति ना हो जाए। धन्यवाद।